तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा कि अराइल हैलाइड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अराइल हैलाइड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, हैलोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा क्यों है? Yet it is ortho and para। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा क्यों? तो ध्यान से इसके आंसर में जानने की कोशिश करना कि क्लोरीन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि क्लोरीन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट एंड डीस्टेबलाइज कार्बोकैटायन, डीस्टेबलाइज कार्बोकैटायन, ठीक है। वेयर एज रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, और हमें पता है कि रेजोनेंस प्रीडोमिनेटिंग है एंड रेजोनेंस इज प्रीडोमिनेटिंग, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हुए भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। कुछ बच्चे को अभी नहीं समझ आया, चिंता मत करना, अभी चैट मत करना, नहीं समझ आया चिंता मत करना, चैट मत करना। अब थोड़ा अपने हिंदी लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारे पास क्लोरीन है, ठीक, यहाँ भी क्लोरीन, सेम कंपाउंड दो बार ले लिए, सेम कंपाउंड। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा तो ये हमारा Cl ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बोकैटायन। लेकिन ये रेजोनेंस भी शो करता है, ये रेजोनेंस भी शो करता है, ये रेजोनेंस भी शो करता है। तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज। कंफ्यूजन हो तो ना बोलना। कार्बोकैटायन यानी कि हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जो इसके अकॉर्डिंग, अगर इसको फॉलो करते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग, और अगर रेजोनेंस यानी इंडक्टिव को फॉलो करते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इस समय ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर रेजोनेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, ये ऑर्थो एंड पैरा है। तो क्लोरीन के केस में दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है तो हम इसे ही क्यों लेते हैं, इसे क्यों नहीं लेते? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी नहीं देता। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी बनेगी। रेजोनेंस तो शो करने की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए ये मत सोचना है कि सर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तब तो रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस होगा तो फिर वो पॉजिटिव क्यों बनना चाहेगा, वो नेगेटिव बनेगा,
क्योंकि नेगेटिव से बेंजीन एक्टिवेट होगा। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट को हम फॉलो करते हैं तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे ये बनेगा। लेकिन रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो रहा और रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है। इसलिए इस पे क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीन इज विथड्रॉइंग येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा, व्हाई? तो क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों है, लेकिन रेजोनेंस प्रीडोमिनेटिंग है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए हम ऑर्थो और पैरा कंसीडर करते हैं, मेटा कंसीडर नहीं करते हैं। अब किसी को कुछ पूछना? बिल्कुल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके केस पे। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है बोलना जरूर। नेक्स्ट, अगला है हमारा फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वुड्स रिएक्शन का जस्ट उल्टा। वुड्स रिएक्शन हम हेलो एल्केन में पढ़ते हैं, फिटिग रिएक्शन हम हेलो एरीन में पढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिटिग रिएक्शन इज द जस्ट मतलब कि सेम है, सिनोनिम्स वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन हम हेलो एल्केन में पढ़ते हैं, फिटिग रिएक्शन हेलो एरीन में पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्काइल डबल हो जाता है और सोडियम बाहर निकल आता है। तो ये तो वुड्स रिएक्शन है, हम तो फिटिग रिएक्शन में। तो ये हेलो एल्केन की बात होगी तो वुड्स रिएक्शन, और अगर हेलो एरीन की बात होगी ARX तो फिटिग रिएक्शन। दो AR आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोइथेन की जगह हम बेंजीन की बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल 2 सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मुझे दो बेंजीन आपस में जुड़े हुए मिलेंगे बाइफिनाइल, यानी फिनाइल बेंजीन प्लस 2 NaX, फिनाइल बेंजीन या बाइफिनाइल। ठीक है। अब अगर वुड्स रिएक्शन और फिटिग दोनों को मिक्स कर दिया जाए, अगर वुड्स और फिटिग दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ध्यान देना, तो बन जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन जब वुड्स और फिटिग दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, दोनों react with sodium to give alkyl benzene, यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल, वहां एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, तो मेरे पास एराइल हैलाइड भी है और साथ में सोडियम, और मेरे पास एल्काइल हैलाइड भी है। हाँ, CH3 पॉपा ऐसे ले लेते हैं। एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सोडियम दोनों के क्लोरीन को ले जाएगा, ये अल्काइल और एराइल आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 है तो CH3 आ जाएगा, C2H5 है तो C2H5 आ जाएगा। इसे बोलेंगे एल्काइल अरीन, मतलब मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन,
यानी वुड्स रिएक्शन और फिटिक दोनों मिक्स हो गया। अगर केवल अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, केवल अराइल हैलाइड है तो फिटिक रिएक्शन, और अगर दोनों हैं तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो उसे बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तुरंत बोल दीजिएगा। इसलिए इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर और अगले चैप्टर। मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, हेक्साइल बेंजीन। लेकिन अगर यहाँ 7 कार्बन होता, पूरी बात सुने, अगर यहाँ 7 कार्बन होता तो फिनाइल हेप्टेन, कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ बेंजीन के पास 6 कार्बन, यहाँ भी 6 है, तब भी हम बोलेंगे हेक्साइल बेंजीन। लेकिन अगर यहाँ 7 कार्बन होता तो बोलते फिनाइल हेप्टेन, क्योंकि बाहर वाले में कार्बन ज्यादा है, तब बोलेंगे फिनाइल हेप्टेन। अब ऐसे क्वेश्चन को हाईली कॉम्प्लेक्स करने के लिए वो 2 चैप्टर को मिक्स करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेंगे कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन, ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। आपका कभी दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन देता है। याद रखना एक बात अपने दिमाग में, कि बेंजीन से क्लोरीन आसानी से कभी नहीं हटता, बेंजीन से क्लोरीन आसानी से कभी नहीं हटता, और क्लोरीन को हटा करके मिथाइल ग्रुप कभी नहीं लगता। सिर्फ वुड्स फिटिक रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ये चीज पॉसिबल है। सिर्फ वुड्स फिटिक रिएक्शन ही है जो, अदरवाइज आपने पढ़ रखा है 3 कारण, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 नेचर, इनकी वजह से हैलोजन का ये बॉन्ड कभी नहीं टूटता आसानी से। तो डायरेक्ट अगर मुझे एल्काइल बेंजीन बनाना हो तो सिर्फ वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एल्काइल बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सीधे ये COOH में बदल जाता है, तो सीधे ये COOH में बदलता है 2 स्टेप में, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। समझ आया? तो ये था आपका वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन एंड क्लोरीन विथड्रॉइंग नेचर है, फिर भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? एक एक करके जवाब देना, एक साथ नहीं। चलिए, जिसे दिक्कत है फटाफट पूछते चलिए, जिसे दिक्कत है तुरंत पूछ लीजिए। वुड्स फिटिक, हमने तो कहा बहुत सिंपल, जिसमें वुड्स और फिटिक दोनों हो। वुड्स होता है एल्काइल हैलाइड, फिटिक होता है एराइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, एराइल हैलाइड को अगर सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो 2 एराइल ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का अगर मिक्सचर आपस में जुड़ेगा तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। बिल्कुल,
वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप होता है, फिटिक रिएक्शन में एराइल ग्रुप होता है। दोनों में डिफरेंट हैलोजन होगा, तो दोनों में डिफरेंट हैलोजन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। अगर दोनों में आप डिफरेंट हैलोजन ले लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। कोई दिक्कत? हम आगे चले। अभी किसी ने पूछा कि दोनों में अलग लेंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा नहीं होगा। एक्चुअली में दोनों में जब डिफरेंट लोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब एल्काइल एल्काइल भी मिलेगा, एराइल एराइल भी मिलेगा, एल्काइल एराइल भी मिलेगा, सब मिलने लगेगा, सब आपस में जो ये इन दोनों के साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये इनके साथ हो जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। इसलिए आपका मेन प्रोडक्ट कोई नहीं कहलाएगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां मिक्सर आने लगते हैं। एक बार सोडियम इसके दो मॉलिक्यूल से, एक बार सोडियम इसके दो मॉलिक्यूल से, फिर एक बार सोडियम कभी NaCl निकाल देगा, NaBr निकाल देगा, फिर भी इसे जोड़ देगा। ठीक, इसलिए डिफरेंट की बात नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ध्यान से सुनना, लास्ट टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला है हमारा DDT, नाम सुने होंगे, DDT। इसे बोला जाता है पैरा पैरा डैश, पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल पेस्टिसाइड है, बिल्कुल सही। डाइक्लोरो डाइफिनाइल पेस्टिसाइड बोलो, मेनली इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, पूरी बात नहीं लिखे, आप समझ लेना, ट्राइक्लोरोइथेन। फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, क्लोरीनेटेड, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, पहला क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड वर्ल्ड वार में यूज किया गया था, जिसकी वजह से मलेरिया मच्छर का डेवलपमेंट हो गया था, फिर इस पर बैन कर दिया गया। ठीक है, ये आसानी से बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता और फैटी टिश्यू में स्टोर रहता है। ये बनता कैसे है? ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ध्यान देना, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, इथेनॉल, जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, को हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं। कैसे? तो ध्यान देना, CCl3CHO, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, इसे क्लोरल भी कहते हैं, इसे हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं, इसे हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं। इसे हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करते हैं।
ये क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, यहाँ हाइड्रोजन है, दिखाना पड़ा क्योंकि किस तरह से रिएक्ट होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दो क्लोरोबेंजीन और एक क्लोरल। ध्यान देना, ये क्लोरल है, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, ये क्लोरल है, इसे हम क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कर रहे हैं। हर जगह हाइड्रोजन है, हमने इसका हाइड्रोजन बाहर करके दिखाया क्योंकि रिएक्शन दिखाना है। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना लेता है, यहाँ के दोनों हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना लिया, तो मुझे क्या मिला, CCl3CH, दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, क्योंकि वो तो वाटर बन चुका, Cl Cl, दैट इज DDT, और प्लस H2O। जिन्हें दिक्कत हो साफ कहना, एक लाइन इसके बारे में जानना है, It is the first chlorinated organic insecticide not metabolized by animal and stored in fatty tissue। तबीयत एकदम खराब। And it can be prepared by reacting chloral with chlorobenzene। ध्यान से, किसी को दिक्कत हो तुरंत रिपीट कर दो, सर समझ नहीं आया। जिन्हें दिक्कत हो साफ कह दो, सर समझ नहीं आया। हमने प्रॉपर वे में डायग्राम बना कर दिखाया है, और इसलिए ध्यान देना क्योंकि बुक में नहीं है, बुक में केवल थ्योरी लिखा हुआ। ये क्लोरल है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर चला गया, एक बॉन्ड इससे जुड़ गया, एक बॉन्ड इससे जुड़ गया, क्योंकि दोनों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर चले गए। सही है। नेक्स्ट है फ्रियोन। फ्रियोन जिसे हम शॉर्ट में CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। फ्रियोन को नाम सुने होंगे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में यही गैस डाला जाता है। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन। हाईली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, इसलिए तो हम यूज कर लेते हैं। हाईली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, तभी तो हम घरों में यूज कर लेते हैं कि फ्रियोन गैस अगर रिलीज भी हो रहा है तो हमें नुकसान नहीं करेगा। नॉन टॉक्सिक भी है, कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए यूज करते हैं। लेकिन इजली लिक्विफेबल गैसेस, उससे कोई खास मतलब नहीं। तो जब इतना कुछ है तो इस पे भी बैन किया गया। तो बैन क्यों किया गया भाई? क्योंकि इस गैस के रिलीज से, इस गैस के रिलीज से जो एयर में हमारा ओजोन है वो डिप्लीट होने लगता है। ठीक है, इसकी वजह से CFC, इसलिए इसको बैन किया गया और यूज्ड एज एरोसोल प्रोपेलेंट। एरोसोल प्रोपेलेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट यानी रॉकेट ईंधन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सब में यूज होता है। प्रिपेयर्ड बाय, बनाते कैसे हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू। स्वार्ट्स रिएक्शन याद है, हेलोजन एक्सचेंज।
याद रखना होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को AgF से रिएक्ट कर देंगे, 2 फ्लोरीन अंदर 2 क्लोरीन इधर, तो CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्लस 2 AgCl, क्लोरो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, दैट इज फ्रीऑन गैस। ओजोन डिप्लेशन का काम करता है, इसलिए इसे बैन किया गया। हमारे लाइफ में कोई नुकसान नहीं, हमारे लाइफ में कोई नुकसान नहीं इस वजह से। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलोगे जरूर। समझ आ रहा है? आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। का दरवाजा खोलो। CFC का स्ट्रक्चर, अरे CFC का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें आपको स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है? एक कार्बन है, 4 बॉन्ड है, 2 में क्लोरीन है, 2 में फ्लोरीन है। ये स्ट्रक्चर आपने क्यों पूछा? यही तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक कार्बन 4 बॉन्ड। DDT इसलिए बैन हो गया कि ये एनिमल ह्यूमन बीइंग पे भी इफेक्ट होने लगा। DDT इंसेक्टिसाइड है, एनिमल तो हम भी हैं, लिविंग बीइंग एक तरह से। अगर हम अपने घर के आसपास इसका इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करेंगे तो इसके पाउडर जो है माइन्यूट पार्टिकल हमारे बॉडी में भी जाएंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेकार करेंगे। तो एनिमल मतलब यहाँ ह्यूमन बीइंग एनिमल दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। हाईली स्टेबल है, हाईली अनरिएक्टिव है, कितना भी घर में रिलीज हो जाए गैस फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये टीवी बोल रहे हैं सॉरी, फ्रिज वगैरह में सेविंग क्रीम में भी यूज करते हैं कूलेंट के रूप में। लेकिन CFC को डिस्ट्रॉय करता है, ये सॉरी फ्रियोन, क्या कहते हैं, ओजोन को। अब अगला है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पहले तो इसी का ही यूज होता था। पहले 2 लाइन इसके बारे में। ये मेनली यूज्ड एज एनेस्थेसिया, नाम से बेहोश करने के लिए नाम सुने ही होंगे, एनेस्थेटिक पर्पस, एनेस्थेटिक इन सर्जरी, एनेस्थेटिक इन सर्जरी मेनली इसमें यूज करते हैं। एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बेहोश करके ऑपरेशन करना। तो फिर अब इसे क्यों हटाया गया? इसका खास कारण, स्लोली ऑक्सीडाइज्ड, slowly oxidized by air in presence of light, लाइट के प्रेजेंस में आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर देगा हाईली पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैस देगा। नाम है फॉस्जिन, फॉस्जिन, हाईली पॉइजनस गैस। इसलिए इट इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल। छोटी सी बात है, समझ लो फिर पूछना। क्लोरोफॉर्म क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से बनता है, बेहोश करने का काम
डॉक्टर पहले क्लोरोफॉर्म पेशेंट को देते हैं, बेहोश करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर वो लैब बॉय या किसी टेक्नीशियन की गड़बड़ी की वजह से ढक्कन जरा सा खुला रह गया, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, और कमरे में तो लाइट रहेगी, लाइट के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो गया, अंदर ही अंदर वो पॉइजनस गैस बन गया। डॉक्टर तो ये सोच करके देगा पेशेंट को कि हम क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं, उसे क्या पता कि ये क्या हो चुका है। हम पेशेंट को इलाज करने के लिए क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं, पता चल रहा है वो पॉइजन गैस में बदल चुका। पेशेंट का इलाज बाद में होगा, वो पहले ही टपक गया। डॉक्टर थोड़ा ही बोलेगा कि हमसे गलती हुई, वो बोलेगा क्रिटिकल ऑपरेशन था भैया, वो टपक लीजिए। लेकिन पोस्टमार्टम में तो पता चल जाए। तो गलती किसकी मानी जाए, डॉक्टर की, लैब बॉय की, असिस्टेंट की, किसकी माने? तो इस वजह से इनको भी बैन कर दिया गया। इसके जगह पर कोई दूसरे मेडिसिन अब यूज किया जाता है एनेस्थेसिया पर्पस के लिए। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, लेकिन आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के फॉस्जिन दे देता है, जहरीला गैस। और बनता कैसे है? तो वेरी सिंपल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन प्लस Cl2 CHCl, सॉरी CH3Cl, CH3Cl प्लस Cl2 CH2Cl2, CH2Cl2 प्लस Cl2 CHCl3। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप में CCl4 बन जाता है। तो जिस तरह से क्लोरीन है 3, तो क्लोरोफॉर्म, यही क्लोरीन की जगह 3 आयोडीन हो जाए तो आयोडोफॉर्म। तो हम उसे बोलेंगे आयोडोफॉर्म, यानी CHI3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म। ठीक, ये भी बहुत काम का चीज। इट इज यूज्ड एज वेरी परफेक्ट एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, बहुत ही परफेक्ट एंटीसेप्टिक का ये काम करता है। लेकिन काम करते वक्त ये आयोडीन लिबरेट करता है। तो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन विच है वेरी फाउल, मतलब कि बहुत बेकार स्मेल, कि हम इलाज करा रहे हैं और आयोडीन का इतना गंदा स्मेल है कि चक्कर आने लगा सर। इसलिए इसके स्मेल की वजह से इसके जगह पर दूसरे एंटीसेप्टिक यूज करना डॉक्टर शुरू कर दिया। इवन डॉक्टर को भी परेशानी होने लगी, इतना बेकार स्मेल होता। तो ड्यू टू देयर ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, सिर्फ स्मेल की वजह से, इट कैन बी रिप्लेस्ड, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और क्रीम। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? दो दो लाइन इनके बारे में थियोरिटिकल जानना है, जहां आपको लगे वहां तुरंत कहना। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, दो दो लाइन का ये शॉर्ट नोट है। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जो आखिरी टॉपिक है, इसमें 1 2 3 4 पॉइंट मुझे पढ़ने हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम केस, ये फिर रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और साथ में प्रोपेलेंट, यानी कि क्या, रॉकेट फ्यूल के रूप में, यानी कि CCl4। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का आखिरी स्टेप में यही मिलता है, आखिरी स्टेप में, और तीसरे स्टेप में मुझे ये मिलता है। ठीक है,
तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। ये रेफ्रिजरेशन, प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का मतलब रॉकेट का ईंधन के रूप में यूज होता है। और बहुत बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर उनके लिए। इसे हटाना तो बहुत जरूरी हो गया। बना तो लिया गया, लेकिन बनाने के बाद, यूज करने के बाद कुछ ही समय के बाद हटा दिया गया। CCl4 कारण सुनते जाना धीरे धीरे। इट कैन कॉज लिवर कैंसर, स्किन कैंसर, इरेगुलर हार्ट बीट, आई डिजीज, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, इतनी सारी परेशानी। तो फिर इसे तो हटाना ही होगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड आप पढ़ रहे हो जो डेली लाइफ में यूज हुआ करता था। अब हम डेली लाइफ में इसे यूज नहीं करते, बट एज ए केमिकल रिएजेंट इन द लेबोरेटरी फॉर मेकिंग अनदर केमिकल कंपाउंड। मुझे कोई अनदर केमिकल कंपाउंड बनाना हो, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ह्यूमन बीइंग के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, नेचर के लिए। तो हम सिर्फ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, which has been replaced by another chemical substance for their highly drawback or limitation, यूं कह सकते हैं। अब तो ये सिर्फ दो दो लाइन इनके बारे में पढ़ने हैं कि ये है क्या, कहाँ यूज होता था और क्यों इसको हटाया है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्द से जल्द पूछें। ओवरऑल आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। क्लोरोफॉर्म, पहले तो आपको बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, यही समय निकाल दिए। ध्यान देना, CH4 आपने 11th में पढ़ा है। Cl2 सनलाइट के प्रेजेंट में CH, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ना सर ये? अरे ऋषभ बाबू क्या सवाल पूछ दिए। बिल्कुल आपने सही पूछा, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। आपका सेकंड बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ कन्वर्जन के साथ। बिना कन्वर्जन का कोई फायदा नहीं। पहले तो एक बच्चे ने सवाल पूछा, बच्ची ने जरा उसका जवाब दे दिया। मीथेन से क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, CH4Cl2H, CH3Cl प्लस HCl, फिर CH3Cl, फिर से रिएक्ट किया तो CH2Cl2 प्लस HCl, ये फिर से रिएक्ट होगा CH2Cl2 फिर Cl2, ये देगा CHCl3 प्लस HCl, दैट इज क्लोरो। और अगर ये फिर रिएक्ट हुआ क्लोरीन से CHCl3 और Cl2, तो अब ये देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक आपने ये पढ़ा, एक आपने ये पढ़ा। CHCl3 ये रहा और CCl4 ये रहा, ये लास्ट। ये एनेस्थेसिया के रूप में यूज होता था, अब नहीं होता, क्योंकि ये स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव हाईली पॉइजनस गैस ऑक्सीजन। डॉक्टर बेचारा क्लोरोफॉर्म पेशेंट को देना चाह रहा है, उसको पता ही नहीं है वो जहर देने जा रहा है, क्योंकि जरा सी लापरवाही हुई नहीं, एयर का कांटेक्ट उस केमिकल के साथ हुआ, लाइट के प्रेजेंस में वो जहर बन गया। बहुत ही संभल कर रखना पड़ता है।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दीजिए। और किसी को कुछ पूछना है, हम आगे चले। हम आगे चले। अब बहुत ध्यान से, हमारा चैप्टर खत्म होता है लेकिन बिना एक क्वेश्चन का, सिर्फ एक क्वेश्चन 10.11 और एक है 10.19 भी। तो फिलहाल 10.11 दो क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। 10.11 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 15-16 क्वेश्चन है, या 10.19। दोनों को पहले मिक्स कर देते हैं। ध्यान देना, किसी को दिक्कत हो कुछ भी हो बोलना जरूर। यानी कन्वर्जन, पहला ही कन्वर्जन थोड़ा उल्टा है, इसके बगैर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा अगर आपने कन्वर्जन ध्यान से नहीं सुना। पहला, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन। बच्चा कंफ्यूज, सर ब्यूट वन आइन कैसे बनेगा इथेनॉल से? हमारी आवाज थोड़ी सी हल्की है, कोशिश कीजिएगा ध्यान लगाने के लिए, वैसे बीच बीच में चिल्ला रहे हैं, सर्दी खांसी गले में खरखर सब कुछ हो रहा है। इथेनॉल से ब्यूट वन आइन यानी CH3CH2OH, इथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना है। ब्यूट वन आइन कैसे बनेगा? तो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट वन आइन। इथेनॉल से ब्यूट वन आइन। कन्वर्जन का पहला तरीका क्या है? ध्यान से सुनो, कन्वर्जन का पहला तरीका क्या है? सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखो। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखो, फिर दोनों में डिफरेंस को ढूंढो। फिर दोनों में डिफरेंस को ढूंढो। क्या डिफरेंस है? कार्बन डबल हो रहा है। हमने सर पढ़ रखा है, कार्बन तो डबल वुड्स रिएक्शन से होता है। कार्बन डबल वुड्स रिएक्शन से होता है, लेकिन वुड्स रिएक्शन तो एल्काइल हैलाइड से बनता है। चलो कोई बात नहीं, पहले हम इसको एल्काइल हैलाइड बना देते हैं। बिल्कुल सही, पहले हेलोजन लगाने पड़ेंगे और हेलोजन से हम वुड्स रिएक्शन करेंगे तो 4 कार्बन आ जाएगा। लेकिन जरा सा मिस्टेक, अगर तुमने हेलोजन लगाया पहला स्टेप, वुड्स रिएक्शन किया तो 4 कार्बन आएगा, लेकिन वो तो एल्केन आएगा, मुझे तो एल्काइन चाहिए। अब अल्केन से फिर एल्कीन बनाओगे, एल्कीन से एल्काइन बनाओगे, ओवरऑल 7 से 8 स्टेप। तो ध्यान देना, ये यमुना विहार, ये गोकलपुरी। किसी ने पूछा कि भैया मुझे गोकलपुरी जाना है, आपने रास्ता बता दिया, चलो जाओ यहाँ। किसी ने जवाब दे दिया भैया एक काम करो, पहले चले जाओ सीलमपुर, सीलमपुर से चले जाओ बस अड्डा, बस अड्डा से भजनपुरा, भजनपुरा से फिर चले जाओ। आखिर वो तो पहुंच गया बेचारा, लेकिन क्या ये तरीका सही है? नहीं। यमुना विहार से गोकलपुरी जाना है, 5 मिनट का रास्ता, तुम उसको सीलमपुर भेज दिए, सीलमपुर से बस अड्डा भेज दिए, बस अड्डा से भजनपुरा, भजनपुरा से फिर गोकलपुरी। तो ये थोड़ी ही इसका मतलब है कि भैया तुम गोकलपुरी पहुंच तो गए। नहीं, कन्वर्जन का ये कतई मतलब नहीं है कि आप 7 स्टेप, 10 स्टेप, 20 स्टेप में पहुंचे। 2 to 3 स्टेप, रेयर केस में 4। अमाइंस के चैप्टर में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारे चैप्टर में 2 से 3 स्टेप। भैया 2 से 3 स्टेप कैसे होगा? तो 11th के कुछ पॉइंट तुम्हें याद रखने होंगे। कार्बन डबल या तो वुड्स रिएक्शन से होता है या एक तरीका और है,
वो कौन सा तरीका? तो पहले अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। PCl3 PCl5 SOCl2 Cl2 कुछ भी रख दो, मर्जी तुम्हारी। पहला रिएक्शन यही पढ़े हो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन का। अब जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन का सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं एल्काइन के केस में, ओनली फॉर एल्काइन। आपने एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन हाइड्रोकार्बन 11th क्लास में पढ़ा है। जितने कार्बन का डिफरेंस है उतने कार्बन का सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये चीज हट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तुम्हें हटाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया तरीका, पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, बाकी नहीं, पहला ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था। तो इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वुड्स रिएक्शन से यहाँ जाते हैं तो बहुत दिक्कत है, 8 to 10 स्टेप पहुंच जाएगा, यहाँ 2 स्टेप। पहले हमने हैलाइड बनाया, एल्काइन के केस में ओनली फॉर एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11th क्लास में आपने पढ़ा। सिर्फ एल्काइन के केस में आप सोडियम सॉल्ट से रिएक्ट करते हो तो हैलोजन हट जाता है और दोनों जुड़ जाता है। तो जितने का डिफरेंस होगा वो चीज हम यहाँ पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे चलें। अब दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, कहाँ दिक्कत है जो नहीं आया? हमने SOCl2 से रिएक्ट किया, क्लोरीन आया। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4। हमने 2 कार्बन वाले अल्काइल लिए और उनसे रिएक्ट कर दिए, NaCl हट गया, ये इससे जुड़ गया, ये मिल गया। अब एक बार थोड़ा सा क्लियर होकर बताना कि कहाँ नहीं समझ आया। जिसे दिक्कत है तुरंत कह दो, हम यही बैठे हुए हैं। ओनली फॉर एल्काइन, और कहीं ये चीज लागू नहीं। दूसरा, इथेन से ब्रोमो इथीन, ध्यान देना, इथेन से ब्रोमो इथीन, ब्रोमो इथीन, बहुत ध्यान से देखो। इथेन से ब्रोमो इथेन, सबसे पहले तो तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लो, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। ब्रोमो इथीन, इथीन कह रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br, ब्रोमो इथीन। क्या करे भाई, डबल बॉन्ड भी लगाना है, ब्रोमीन भी लगाना है। डबल बॉन्ड तो तभी लगेगा ना जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड तो तभी आएगा जब कुछ ना कुछ हटेगा। हटने के लिए तो कुछ यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो हटाने के लिए पहले कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ हटेगा तभी तो मल्टीपल बॉन्ड आएगा। लेकिन कुछ दिखे तब तो हटाए, कुछ दिख नहीं रहा, तो हटाने के लिए पहले कुछ लगाना पड़ेगा। सनलाइट के प्रेजेंस में तो CH3 CH2 Br। अब अल्कोहलिक KOH याद करो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या मिला? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करे भाई, मुझे तो एक ही ब्रोमीन लगाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ब्रोमिनेशन कर दो CCl4 के, तो CH2 इसमें भी Br और इसमें भी Br। रेयर केस में इतना स्टेप होता है।
याद रखना। अब अल्कोहलिक KOH, एक H एक Br, एक H एक Br, मर्जी तुम्हारी, बनेगा यही अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो, ध्यान से देखना तो उसके बाद बोलना। शुरू ही दो, थोड़ा ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बाकी सारे आसान। तो इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स वाले को धीरे से तसल्ली से, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बोलना समझ नहीं आया, किसी को भी हो। तीसरा, वक्त देंगे, धीरे धीरे इसलिए चल रहा है। प्रोपीन, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। थोड़ा ध्यान से, हमारे पास प्रोपीन है, चलो भाई प्रोपीन लिख लिए। पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुरंत लिखो, नहीं तो दिक्कत। फिर 1 नाइट्रो प्रोपेन, तो CH3 CH2 CH2 NO2, 1 नाइट्रो प्रोपेन। ये तो आसान है, क्यों? डबल बॉन्ड हटाना है, NO2 जोड़ना है, डबल बॉन्ड हटाना है, NO2 जोड़ना है। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बाबू, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि NO2 किनारे पर है। मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि NO2 किनारे पर है। लेकिन NO2 तो एडिशन में जल्दी आता नहीं है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ ऑलवेज HBr ही, परऑक्साइड HBr। तो मुझे क्या मिला? CH2 CH2 Br। अब NO2 लगाना है, अगर याद हो तो, बहुत कम ही लोगों को याद होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हमने KNO2 डाला तो ONO बन जाएगा, लेकिन अगर हमने AgNO2 डाला तो AgBr बाहर, NO2 जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ये आपको बताया है। NO2 किनारे लगाना था, इसलिए पहले हमने परऑक्साइड में HBr को डाला, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने हैं, तो KNO2 अगर भूल के लिख देंगे तो आंसर गलत, क्योंकि वो तो ONO बनाता है। मुझे NO2 चाहिए, इसलिए पर्टिकुलर AgNO2 ही लगेगा। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक?